Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 4 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत हम लोग आज सेकंड यूनिट की चर्चा करेंगे जिसमें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल जो हैं का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी चर्चा करेंगे कि यह प्रस्तावना क्या होती है, संविधान में प्रस्तावना में कौन सी बातें कही गई हैं, क्यों प्रस्तावना लिखी जाती हैं और उस प्रस्तावना में लिखे गए जो शब्द हैं उन सब का अर्थ समझने की कोशिश जो है हम लोग करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम लोग प्रेम्बल कहते हैं। किसी भी संविधान के लिए जो प्रस्तावना होती है वह उसके उद्देश्यों और उनके मूल्यों को प्रदर्शित करने का एक संक्षिप्त माध्यम होता है और उसके द्वारा संक्षिप्त रूप में हम लोग जो है उस संविधान में लिखी गई उन बातों को, उन आदर्शों को, उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को जो है उस प्रस्तावना को पढ़कर ही एक नज़र में हम समझ सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें कौन से आदर्श दिए गए हैं, कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रत्येक संविधान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना दी गई रहती है और जिसमें संविधान की मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया होता है और यह प्रस्तावना का मुख्य जो प्रयोजन होता है संविधान निर्माताओं के विचार तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है जिससे कि संविधान का जो क्रियान्वयन है तथा उसके पालन में संविधान के मूल भावना को ध्यान रखा जा सके। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक तरह से श्रेष्ठ आभूषण है और यह तो भारत के प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है और संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में रखा गया है और प्रत्येक संविधान में मौलिक उद्देश्य और लक्ष्य जो जैसा कि मैंने कहा होते हैं और उन्हीं को प्रदर्शित करने के लिए और उन उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्रायः संविधान की प्रस्तावना में के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रस्तावना के 3 प्रयोजन होते हैं लिखने के। पहला जो होता है कि यह व्यक्त करता है कि संविधान निर्माताओं के विचार तथा उद्देश्य क्या थे। दूसरा, उन विचारों तथा उद्देश्यों को संविधान में कहाँ तक जो है स्थान दिया गया है। और तीसरा कि यद्यपि वैधानिक दृष्टिकोण से प्रस्तावना जो होता है वो कम महत्वपूर्ण होता है, दृष्टिकोण से प्रस्तावना का महत्व सीमित होता है, फिर भी कभी कभी संविधान के स्पष्ट और अस्पष्ट उपबंधों को स्पष्ट करने में उसकी सहायता ली जा सकती है। और इस संदर्भ में जस्टिस महाजन ने कहा था कि यह प्रस्तावना या घोषणा पत्र जो है हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है और प्रस्तावना जो है संविधान के दर्पण के रूप में प्रेम्बल जो है वो आपका एक मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो इस तरह से प्रस्तावना जो है किसी भी संविधान का एक दर्पण के रूप में कार्य करती है और के.एम. मुंशी ने भी संविधान की राजनीतिक कुंडली कहकर इनको पुकारा है और हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा सुविख्यात राजशास्त्री सर आर्गनेस्ट बारकर ने अपनी सुप्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के सिद्धांत के अंतर्गत में की थी और इसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक का अधिकांश तर्क जो है संक्षेप में वर्णित है, अतः इसमें इसकी कुंजी कही जा सकती है। मैं इसे पढ़ने के लिए इसलिए ललायित हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोग और स्वतंत्र जीवन का आरंभ राजनीतिक परंपरा के उन सिद्धांतों से कर रहे हैं जिन्हें पश्चिम के लोग पाश्चात्य कहकर पुकारते हैं, परंतु जो अब पाश्चात्य से कहीं अधिक है। तो इस तरह से जो है उसकी जो है ये सब बातें जो है प्रस्तावना से संबंधित इन सब बातों को बताया गया है। और प्रस्तावना जो है के संबंध में जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, आगे भी मैं चर्चा करूँगी
की जो प्रस्तावना जो है उसको जोड़ा गया है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में। और उसके बाद इस प्रस्तावना के अंतर्गत जो है 3 महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। और शुरू में यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है 3 केस इससे संबंधित है। केशवानंद भारती 1973 प्रस्तावना संविधान का भाग है। पर बाद जो केस था भारत में के बाद, और इसमें इसे संविधान का अंग माना गया है। और इसमें संविधान के अन्य उपबंधों की भांति ही संशोधन की जा सकती है, परंतु यह न्याय योग्य नहीं है और संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान की अस्पष्टता की स्थिति में उसे स्पष्ट करने का जो दायित्व होता है इस पर आश्रय इसका लिया जा सकता है। और बेरूबरी यूनियन जो है में प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया था उसको। और उद्देशिका जो है में लिखित हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। शब्द के भारत से शब्द जो है वो भारत के लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा करते हैं। और इसमें जो है जो जोड़ा गया है, भारत को 26 जनवरी 1949 को एक गणराज्य घोषित किया। और इसका तात्पर्य यह है कि भारत राष्ट्र का राज्याध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा और आनुवंशिक नहीं होगा। और उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और जहाँ भाषा संदिग्ध हो वहाँ इसकी मदद उद्देशिका की ली जा सकती है। और उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है, मैंने पहले भी बताया है कि यह जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से इन 3 शब्दों को जो है वो भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि भारत की प्रस्तावना जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया गया है कि उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात की गई है। प्रमुख शब्द जो है इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ समाजवादी धर्म शब्द का अभिप्राय भी, समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है, जिसका अभिप्राय है कि समाजवाद अर्थात सभी उत्पादन और वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और गरीब और अमीर के मध्य कोई जो दूरी है उसको कम किया जाएगा। और इस तरह से इसको पंथ निरपेक्ष भी घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण और सम्मान दिया जाएगा। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 जो है इसमें जितने भी शब्द का प्रयोग हुआ है उन शब्दों की व्याख्या हम लोग डिटेल्स में करेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है, जिसको संविधान की कुंजी भी कहते हैं, बहुत सारे विचारकों ने इसे जो है आईना भी कहा है संविधान की, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज़ द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। और यह उद्देश्यों को जाहिर करती है कि किस पर्पस से इसको बनाया जा रहा है, किन सिद्धांतों पर इसमें चल के जो है वो अपने देश जो हमारा होगा वो चलेगा। तो इन सब चीज़ों की व्याख्या की गई है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द जो हैं, और जनरली क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं कि 3 शब्द जो हैं जोड़े गए हैं, जिसमें पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1976 में इसको जोड़ा गया है। हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसकी शुरुआत की गई है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और इसी के बाद जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता पहले से था तथा अखंडता जो है वो जोड़ा गया है, और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो है, जिसमें मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी
को एतद् द्वारा जो है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारा संविधान की जो प्रस्तावना थी और ये कैसे लिखी गई है वो मैंने आपको बताया। अब है कि प्रस्तावना में जो व्यक्त किए गए जो भाव हैं उसको सर्वप्रथम जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 दिसंबर 1949 को, तो उसमें इन सभी प्रस्तावों को, इन सभी शब्दों को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के रूप में अपनाया गया था, ये 13 दिसंबर 1949 को। और पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के उन लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के उन विचारों और भावनाएं जो थी उन्हीं के अनुरूप इसको उन्होंने बनाया था। इसमें जो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का क्या मतलब है? तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इन शब्दों का क्या मतलब है, तो इसको हम लोग 3 भाग में समझते हैं कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता जो है वह किसके हाथ में निहित है? जनता के हाथ में। मतलब सारे देश में जो भी शक्तियां हैं वो किस में निहित है? जनता में निहित है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं थोपा गया है, क्योंकि संविधान सभा का गठन हुआ था। हमने अभी इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो उसमें हमने देखा था कि यह एक निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है और इस संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। उसका चुनाव हुआ था, जनता के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और फिर एक संविधान सभा का गठन किया गया और वह जो बनाया गया। तो इसलिए कहा गया है कि जो इसमें 3 जो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं कि जो सारी शक्तियाँ जो हैं कहाँ केंद्रित हैं, वो भारत की जनता में केंद्रित हैं, क्योंकि भारत के लोग सरकार का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और फिर वो जो है सरकार बनती है। दूसरा कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लोगों की होते हैं। और तीसरा जो है भारतीय जनता जो है, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार बनी हुई है। ये 3 चीज़ें जो है हमें हम भारत के लोग और आत्मार्पित, अधिनियमित, अंगीकृत करते हैं, इन सब का मतलब होता है। और संविधान सभा सही रूप में भारतीय जनता का प्रतिनिधि थी और प्रस्तावना में शब्द जो व्यक्त शब्द हैं हम भारत के लोग, ना केवल भावनात्मक दृष्टि से बल्कि जो है यथार्थता की भी जो है वो सत्य है। और इस शब्द में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और संप्रभुसत्ता जो है सब जनता को प्राप्त हुई है। और हम भारत के लोग शब्द जो है, हम भारत के लोग शब्दों का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह भी है कि क्योंकि हम भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई एक राज्य अथवा अवयवी एकांकों का समूह ना तो संविधान को समाप्त कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि ये संघात्मक राज्य है, यहाँ राज्यों का संघ है, तो किसी भी राज्य को इससे अलग होने की अनुमति नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लाइन इसमें है और जो बातें हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक जो है तांत्रिक गणराज्य। इसका क्या अर्थ है? हमने पिछले क्लास में भी आपको जब विशेषताएं पढ़ाई तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 से भारत की अधिराज्य की स्थिति, डोमिनेंट स्टेट की जो स्टेटस जो था उसका, वो समाप्त कर दी गई है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड की भांति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है। और संपूर्ण प्रभुत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो यह आंतरिक या बाहरी दृष्टि से जो है किसी भी विदेशी सत्ता के अधिकार में नहीं है
और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और भारत के संविधान में कहीं पर भी ब्रिटिश शासन सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये सब कुछ बातें थी। और संविधान सभा में ही अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन सभा के अधिकांश सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन की तरफ जोड़कर उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। अतः द्वितीय विचार जो था वो मान्य हुआ, लेकिन 1976 में तत्कालीन शासक वर्ग के द्वारा सोचा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा दी जानी चाहिए और इस उद्देश्य से भारत राज्य के लिए एक शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, वादी राज्य या समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया है। और समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य परिचित जितने भी समाजवाद हैं जो अन्य देशों में हैं उनसे जो है इनका अलग रूप है थोड़ा। समाजवादी भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर इस समाजवादी मॉडल को अपनाया गया है। इसके बाद कही गई है धर्मनिरपेक्षता की बात। तो भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन 1976 के पूर्व में धर्मनिरपेक्ष शब्द में जो प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था। और अब इसे प्रस्तावना में कोई स्थान जो सबसे पहले जो शुरू में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रस्तावना में कोई स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन 76 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ 42वां, तो उसमें जो है इसको स्थान दिया गया है। और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख से धर्मनिरपेक्षता को और बल प्राप्त हो गया है। और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता अपनी इस राज्य सत्ता का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि वह अपने अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ लोकतंत्रात्मक राज्य में जहाँ पे राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है, लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक जो स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो वंशक्रमानुगत जो है वो राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे। और एक और भारत ने गणतंत्रीय व्यवस्था के स्वरूप को स्वीकार किया है, लेकिन किंतु इसके साथ साथ जो है 16 मई 1949 को संविधान सभा में यह माना गया कि यह जो है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नेशन का भी सदस्य जो है वो बना रहेगा। और इस तरह से जो है भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके बाद जो बातें कही गई हैं वो है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है? तो प्रस्तावना के अंतर्गत इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान के द्वारा प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो व्यवहार के अंतर्गत बहुमत वर्ग का शासन होता है, लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और सामाजिक न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत जैसे कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। और सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना होता है। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? तो आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है और इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। और आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उसका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से किया जाए और इसमें सभी व्यक्तियों के लिए क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार में बदलने
रोजगार के बदले भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन और गंभीर आर्थिक विषमता का अंत की बात भी इसमें निहित है। और आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के आधार पर ही की जा सकती है। इसके बाद कहा गया है राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर जो है प्राप्त होगा, और वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव, निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन होंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समानता का जो उल्लेख किया गया है उसमें यह भाव निहित है कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए न केवल अन्य व्यक्तियों के समान वरन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अब तक उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का कार्य नहीं किया जा सकता। अतः भारतीय संविधान में के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का भी प्रोविज़न किया गया है, व्यवस्था की गई है, और वह न्याय की धारणा के अनुकूल और उनकी प्राप्ति का एक जो है साधन है। और भारतीय संविधान के द्वारा प्रजातंत्रीय व्यवस्था और वयस्क मताधिकार को अपनाकर राजनीतिक न्याय को तो तत्काल ही प्रभाव इसको प्राप्त किया गया है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार, विशेषतर समानता का अधिकार की व्यवस्था की गई है। धर्मनिरपेक्षता की इस दिशा में भी एक चरण है, लेकिन न्याय के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक न्याय। और हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति तत्काल नहीं की जा सकती है। अतः उन्होंने आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधानों को मौलिक अधिकारों में नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया। और भारत राज्य के आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी कुछ और भी जो है किया जाना बाकी है और करने की ज़रूरत है, और उसकी तुलना में अभी बहुत बाकी है करना। और भारत के करोड़ों लोग आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय से जो है वो मौन रूप से प्रतीक्षा जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद बात कही गई है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भारतीय संविधान का भी जो है संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था। और हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं वरन सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रेरित थे, और इसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास जो है संभव होता है। और इसी आधार पर उनके द्वारा विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के संविधान में स्थान दिया गया। और स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साधन की भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद समानता जो बात की गई है, तो समानता और स्वतंत्रता का समानता जो होता है वो स्वतंत्रता का पूरक होता है। और हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा समानता को दो आयामों में अपनाया गया है, और एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी है अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करने के अधिकार हैं, तो सबको अगर मिलेगा तभी वह अपना मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है। और अगर मान लीजिए बेरोजगार है, भूखा है, तो फिर उसके लिए उसका इज्जत, वैल्यू का उसकी प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि अवसर की जो समानता है उसी से जो है उसी आधार पर जो है अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर जो है व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा की जो समानता है वो प्राप्त हो सकती है। प्रतिष्ठा की समानता मतलब जो जैसा है एक समान है तो एक जैसा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। और हमारे संविधान का अंतिम आदर्श है भ्रातृत्व तथा बंधुत्व, और इसको हम लोग संभवतः इसकी प्रेरणा जो है 10 दिसंबर 1948
को जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 1948 में हुआ, और उसमें जो है उसके अनुच्छेद से इसको लिया गया है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी मानव जो हैं वो स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान और अधिकारों में समान हैं, और उन्हें प्रकृति से विवेक और तथा विश्वास जो है वो प्राप्त हुआ है, और उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। ये बातें जो हैं यूडीएचआर के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत बताया गया था, और वहीं से इस चीज़ को हमारे संविधान में भी ग्रहण किया गया है। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित हैं, और वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व ना देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भावना को अपनाएं। और अतः हमारे संविधान का जो बंधुत्व का आदर्श दो आधारों पर टिका है। पहला आधार जो है राष्ट्र की एकता, और दूसरा है व्यक्ति की गरिमा। तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था, और इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया, ताकि जो हमारे देश की विविधता है, इस विविधता के अंतर्गत जो एकता मौजूद है उसको किसी तरह से उस पर गलत प्रहार ना हो, और वो हमेशा सदैव जो है बनी रहे एकता। और इसलिए यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट जो है, जो एक एकात्मक सरकार का लक्षण है, वो शासन व्यवस्था का लक्षण है, उसको एडॉप्ट किया गया है। ये तो ये कुछ जो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट बातें जो हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में, तो उस प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए थे मैंने उसका अर्थ आपको बताया। अब हम लोग इसकी आलोचना करते हैं कि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है, तो वो किस आधार पे की गई है, वो क्या है। क्योंकि कभी कभी प्रश्न में आलोचात्मक वर्णन करने के लिए आ जाता है। तो प्रस्तावना के संबंध में एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावना जो है के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हैं, और उन्हें न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं होती है, जो है जस्टिसेबल नहीं होते हैं। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के शब्दों में प्रस्तावना अपने आप में ना तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है, और ना ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का यह साधन है। वस्तु स्थिति यह है कि जहाँ संविधान के शब्द अपने आप में नितांत स्पष्ट हैं, वहीं प्रस्तावना के आधार पर कोई भी दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है, वहाँ इसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। और जैसा कि इसके पूर्व मुख्य जो है न्यायाधीश सुब्बाराव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को बताती हैं। और न्यायाधीश महाजन ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में भी कहा था कि धारा 22 क्लॉज 5 की जो व्याख्या मैंने की है, उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है, और यह प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वश्रेष्ठ है, और यह संविधान की कुंजी है तथा संविधान का सर्वश्रेष्ठ अंग है। तो ये हमारा था संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर चर्चा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं कि इस पे प्रश्न लॉन्ग में आ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त लेख लिखें, और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया गया था उसको लिखें। मैंने बताया था 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, और इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं, 3 शब्द जोड़े गए थे। इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है मैंने अभी आपको बताया, तो उसको लिखना होगा। और इस तरह से बहुत सारा सिर्फ क्वेश्चंस भी आ सकता है, जैसे कि हम भारत के लोग के एक संप्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आर्थिक का क्या मतलब है, या धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझती हैं, गणराज्य से आपका क्या आशय है, आर्थिक न्याय क्या है।
तो ऐसे शॉर्ट आंसर्स भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने जो आपको अभी बताया है प्रस्तावना के बारे में, उसमें सभी जो भी कुछ भी प्रश्न आए, अगर आपने उसको अच्छे से सुन लिया, समझ लिया होगा, तो आप उसको लिख सकती हैं। आई थिंक आपको क्लास समझ में आया हो। आज का हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।